इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में बड़ा नक्सली हमला हुआ है जिसमें अब तक 26 जवान शहीद हो गए हैं। कंपनी कमांडेंट सहित 8 जवानों का अभी तक कुछ पता नहीं चला है। 6 जवान घायल बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, घायल जवानों को रायपुर शिफ्ट कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने घटना की निंदा की है और वो कल सुकमा दौरे पर जाएंगे और इस हमले को उन्होंने कहा है कि शहादत जो है वो बेजा नहीं जाएगी जवानों की। साथ ही प्रधानमंत्री ने भी सुकमा में नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त की है और कहा है कि शहादत को बेजा नहीं जाने दिया जाएगा। गृह मंत्री कल सुकमा का दौरा करेंगे। सीआरपीएफ के टुकड़ी पर बड़ा नक्सली हमला हुआ है। कंपनी कमांडेंट समेत 8 जवान अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। नक्सलियों ने जवानों पर आईडी ब्लास्ट के बाद अंधाधुंध फायरिंग की जिसमें 26 की मौत हो गई है। इस बीच गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि वो कल सुकमा जाएंगे और इस मामले की जांच होगी और इस शहादत को बेजा नहीं जाने दिया जाएगा। गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर को यह कहा है तुरंत वहां पर पहुंचने के लिए और वहां पर वो पहुंचेंगे और कल किसी समय मैं भी रायपुर जल्दी से जल्दी पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। जो बहुत ही दुखद है, लेकिन मैं समझता हूं इसे हम लोगों ने एक चुनौती के रूप में स्वीकार किया। तो चुनौती की तरह स्वीकार किया है इस हमले को और इस शहादत को बेजा नहीं जाने देंगे, यह कहना है गृह मंत्री राजनाथ सिंह का, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इस बीच नक्सली हमला आपको बता दें उस वक्त हुआ जब सीआरपीएफ के जवान रोड कंस्ट्रक्शन साइट पर सुरक्षा में तैनात थे। हमले के वक्त करीब 90 जवान मौजूद थे। बताया जा रहा है कि करीब 300 नक्सलियों ने जवानों पर या हमला बोल दिया घात लगाकर। जवाबी कार्रवाई में नक्सलियों के भी मारे जाने की खबर है। नक्सली हमले के बाद सीएम रमन सिंह ने आपात बैठक बुला ली है। आप देख सकते हैं 24 जवान शहीद हो गए हैं, 6 घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है और ये सुकमा की तस्वीरें हैं जहां पर ये नक्सली हमला हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर नक्सली हमले की निंदा की है। छत्तीसगढ़ में सीआरपीएफ जवानों पर हमला कायराना हरकत है। मामले पर नजर बनाए हुए हैं। ये शहादत बेजा नहीं जाएगी, ये प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा है। इस बीच नक्सली हमले की खबर के बाद छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह ने दिल्ली दौरा बीच में छोड़कर रायपुर पहुंच गए हैं। रमन सिंह ने क्या कुछ कहा है इस हमले पर, आइए आपको सुनवाते हैं। छत्तीसगढ़ के सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा जिला है सुकमा और तोरनापाल कैंप से लगा हुआ चिंता गुफा और से यदि हम सोचे बुरकापाल का, इसमें काफ़ी नक्सलियों का दबाव भी है और पुलिस का या सीआरपीएफ का भी उस पुल के निर्माण में काफ़ी दिन से लगे हैं। ये घटना काफ़ी गंभीर घटना है। उन सभी के परिजनों को न केवल मैं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ देशवासियों की ओर से हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनको अपनी चिंता से और उनके दुख में हमारी भागीदारी उनको बताते हैं। और सुकमा नक्सली हमले में घायलों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको भी सुनवाते हैं। तो वहाँ पे सड़क निर्माण का काम चल रहा था जो कि सीआरपीएफ प्रोटेक्शन दे रही है वहाँ पे। तो सुबह हम लगभग 5 बजे के निकले हुए थे और हमारे को सूचना ये मिली थी कि मतलब सड़क निर्माण का काम कराना है। तो प्राइवेट लेबर काम कर रही थी, हम लोग वहाँ पे काम करा रहे थे लेबर से। तो वहाँ पे अचानक से नक्सलियों ने पहले गाँव वालों को भेजा हमारी लोकेशन चेक करने के लिए। तो गाँव वालों के हाथ में हथियार नहीं, हम गोली कैसे मारे उनको। बाकी उनके बाद में नक्सलियों ने लगभग 300 स्ट्रेंथ थी नक्सलियों की, मिलिट्री दल की, ब्लैक यूनिफॉर्म में थे सभी। उन्होंने हमारे पास अंधाधुंध फायर किया, फिर हमने उनको जवाबी कार्रवाई किया। नक्सली हमने भी बहुत मारे हैं, तो घायल भी है नक्सली। उसके बाद जो जवान घायल हुए हमने उनको हेलीकॉप्टर में डाल के बेस कैंप से यहाँ पे रायपुर लेके आए। और सुकमा में नक्सली हमले पर न्यूज नेशन संवाददाता सैयद आमिर हुसैन ने कॉमर्स मिनिस्टर अमर अग्रवाल से बात की। अमर अग्रवाल जी हमारे साथ में है। नक्सली अटैक पे जो जिस तरह से तस्वीर सामने आई सर, 24 जवान शहीद हुए हैं, क्या कहेंगे किस तरह के इंतजाम, क्योंकि बहुत बड़ी क्षति है ये। उन सारे जवान शहीद को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। छत्तीसगढ़ के लिए दुखद घटना है, पूरे देश के लिए दुखद घटना है और निरंतर नक्सलवाद से जो छत्तीसगढ़ में हम लड़ रहे हैं, लेकिन जब इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो हम सब दुखी होते हैं। और इसके बारे में आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने
एक आपातगृह बैठक बुलाई है और इन कारणों की कैसे हुआ उसकी समीक्षा करेंगे। लेकिन लगातार अटैक होते रहे हैं सर, अब पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हमला हुआ है, तो क्या उस पूरे निरंतर इसमें विचार विमर्श होते रहता है, लेकिन घटनाएं हुई दुखद है। तो कुल मिलाकर के ये दुखद है, ये बात मानते हैं मंत्री जी, लेकिन सवाल यही खड़े होते हैं कि आखिर लगातार जो घटनाएं हो रही हैं, लगातार नक्सली जो है वो सीआरपीएफ जवान को निशाना बना रहे हैं, उस पर सुरक्षा को लेकर के और वहाँ के तमाम इंतजाम को लेकर के सवाल खड़े होते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट जगदीश चंद्र के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। और इस वक्त एक और नक्सली हमले की खबर आ रही है। झारखंड के डाल्टनगंज में सीआरपीएफ जवानों पर नक्सली हमला हुआ है। सुकमा के नक्सली हमले के बाद डाल्टनगंज में भी सीआरपीएफ जवानों पर नक्सली हमला हुआ है और दुखद खबर यह है कि 3 जवान इसमें घायल हो गए हैं। हमले में 3 जवानों के घायल होने की खबर है। झारखंड के डाल्टनगंज में सुकमा के बाद यह दूसरा नक्सली हमला हुआ है। तो किस तरह से इतने बड़े नक्सली हमले को अंजाम देने में कामयाब रहे नक्सली? क्या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो होते हैं, एसओपीज जो होते हैं, क्या वो फॉलो नहीं किए जा रहे थे? किसी तरह की कोई चूक बरती जा रही थी? रोड वहां बनाई जा रही थी, 90 सीआरपीएफ के जवान जो है वहां तैनात थे, तो 300 नक्सली कैसे घात लगाकर हमला करने में कामयाब रहे हैं सुकमा में? ये बड़ा सवाल है। और इस बीच डाल्टनगंज से भी एक और हमले की खबर आ रही है। तो एक तरफ नक्सली हमले का दंश हम झेल रहे हैं, दूसरी तरफ सवाल कश्मीर का है। कश्मीर के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं और अब बड़ी संख्या में कश्मीर के युवा सीधे सीधे सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। ये बरगलाए हुए युवा हैं। एक हफ्ते बाद जब कश्मीर के स्कूल कॉलेज खुलते हैं तो सड़कों पर फिर पत्थर वॉर शुरू हो गई। बड़ी तादाद में कॉलेज की लड़कियों ने भी नारेबाजी की है। आज पत्थर बरस रहे हैं, सड़क अखाड़ा भरी दिखती है, कंधे पर स्कूल की किताबें, लेकिन छात्रों को तालीम से कोई लेना देना नहीं। वो तो चंद अलगाववादियों के हाथों की कठपुतली बने दिखते हैं। करीब एक हफ्ते के बाद कश्मीर में स्कूल कॉलेज खुले तो एक बार फिर पत्थरवार शुरू हो गया। स्कूल कॉलेज में पढ़ाई ठप रही और छात्रों ने पत्थर थाम लिए। श्रीनगर के लाल चौक में आज फिर एक बार सिक्योरिटी फोर्सेस और स्टूडेंट्स के बीच क्लैशेस हुए। आज एक हफ्ते बाद सभी कॉलेजेस को फिर से खोला गया था, जिसके बाद स्टूडेंट्स जब कॉलेज पहुंचे और वहां पर उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर पथराव करना शुरू कर दिया। श्रीनगर के एसपी कॉलेज के स्टूडेंट्स लाल चौक के एमए रोड पर निकल आए और सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ भिड़ गए। जरा इन तस्वीरों को देखिए, कैसे ये छात्र पत्थर बरसा रहे हैं। जवान उन्हें खदेड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये छात्र मानने को तैयार नहीं। और यही शायद सबसे बड़ी चुनौती है कि इन भटके हुए छात्रों को सही रास्ते पर लाया जाए तो कैसे। पत्थरबाजी के लिए 2-3 वजह हैं। एक तो कुछ जो लड़के हैं जो डिसइल्यूजन्ड है, जो खफा हैं, जो नाराज हैं। दूसरा जो है जिनको जानबूझ के उकसाया जाता है। तो इस सब पे कल डिस्कशन होगा और हम कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री पत्थरबाजों को भटका हुआ बता रही हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि स्कूल कॉलेजों में पत्थरवार हुआ तो श्रीनगर की सड़कों पर भी हंगामा दिखा। कॉलेज की लड़कियां सड़कों पर उतर आईं और महबूबा सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन करने लगी। और शायद यही वजह है कि कांग्रेस के नेता हालात के लिए महबूबा सरकार और केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। ताकत के बलबूते पे सरकार नहीं चलती, जमहूरी तरीके से सरकारें चलाई। जब तक ये भारतीय जनता पार्टी की नेशनल गवर्नमेंट कश्मीर को नहीं समझेगी, जम्मू कश्मीर के प्रॉब्लम क्या है उसको नहीं समझेगी, तो मैं नहीं समझता कि जम्मू कश्मीर में। बताया जा रहा है कि कश्मीर में पत्थर फेंकने वालों के करीब 300 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में दूसरी जगह के वीडियो को डालकर युवाओं को भड़काया जा रहा है और इस साजिश के तार पाकिस्तान से जुड़े बताए जा रहे हैं। और मुश्किल ये है कि नौजवान पाकिस्तान और अलगाववादियों के हाथों की कठपुतली बन गए हैं। श्रीनगर से इदरीस लोन के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो एक तरफ कश्मीर में हिंसा का दौर जारी है, एक तरफ बड़ी संख्या में कॉलेज स्टूडेंट सड़कों पर उतर रहे हैं, तो दूसरी तरफ दिल्ली में डैमेज कंट्रोल की कोशिश हो रही है। दिल्ली में आज जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, लेकिन इस समस्या से निपटने का कोई भी रास्ता निकला नहीं। पिछले 1 साल से कश्मीर इसी तरह जल रहा है। 1 साल हो गए हैं, पत्थरबाजी बंद नहीं हुई है।
हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं, तो सवाल उठता है कश्मीर के इस हालात के लिए जिम्मेदार कौन है? राज्य में बीजेपी और पीडीपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, और फिर इस तरह की घटनाएं आखिर क्यों नहीं रुक रही हैं? कश्मीर के हालात को लेकर दिल्ली में मुलाकातों का दौर जारी है। दिल्ली में हर किसी की नजरें महबूबा मुफ्ती और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात पर टिकी हुई थी। महबूबा ने मोदी से मुलाकात भी की, दोनों के बीच करीब आधे घंटे बात भी हुई, लेकिन सॉल्यूशन कुछ भी नहीं निकला। महबूबा मुफ्ती ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से भी बात की, लेकिन हालात का कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकला है। कश्मीर समस्या को लेकर हुई इस मुलाकात के बाद अब महबूबा अटल बिहारी वाजपेयी के फॉर्मूले को याद कर रही है। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में पहले भी वाजपेयी जी साहब के टाइम में भी बातचीत हुई है। एल.के. आडवाणी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, हुर्रियत के साथ बात हुई है, दूसरों के साथ बात हुई है, और हमें जहां पर वाजपेयी जी छोड़ गए थे वहीं से इसको आगे ले जाना पड़ेगा, नहीं तो जम्मू कश्मीर की हालत जो है वो सुधरने का कोई चांस नहीं है। इतना ही नहीं, महबूबा मुफ्ती अलगाववादियों से भी बातचीत की ओर इशारा कर रही हैं। महबूबा ने कहा है कि बातचीत ही सिर्फ एक रास्ता है। 3 महीने में राज्य के हालात ठीक होंगे तो बात हर किसी से होगी। पहले हमें एक माहौल पैदा करना है जम्मू कश्मीर में, जिसमें बातचीत हो, जहां पर आपस में कन्फ्रंटेशन होगा, एक तरफ से पथराव, दूसरी तरफ से गोली, तो उसमें शायद बातचीत मुमकिन नहीं है। तो हमने सब डिस्कस किया किस तरह हम मिलजुल के जम्मू कश्मीर में एक ऐसा माहौल बनाएं जहां गवर्नेंस का भी पॉसिबल हो, डेवलपमेंट भी पॉसिबल हो, डायलॉग भी पॉसिबल हो। कश्मीर के हालात कब सुधरेंगे ये तो कोई नहीं जानता। कश्मीर के पत्थरबाज कब रुकेंगे ये भी कोई नहीं जानता। बीजेपी को भी लगता है कि हालात जल्द सुधर जाएंगे। पूरी बातचीत सकारात्मक रही है। जो कुछ समस्याएं या कंसर्न्स महबूबा जी की है, उन कंसर्न्स को भी उन्होंने गृह मंत्री जी के सामने रखी है, और केंद्र सरकार की ओर से पूरा सहयोग उनको हालात को ठीक करने में मिलने वाला है। इतना ही नहीं, कश्मीर के हालात के लिए विपक्षी दलों ने भी राज्य सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का बयान सुनिए। Where is that hope of dialogue? She says that stone pelters must stop throwing stones, then talk will take place. And they used to say before, the guns culture must stop, the last shot must be stopped, then we will talk. These things are not going to end. If you have to really talk and produce results whereby peace will come in this state, then they should not wait for the last stone to stop being thrown or the last bullet being fired. इस कश्मीर की बिगड़ती हुई परिस्थिति के प्रति केंद्र सरकार की क्या नीति है, क्या रुख है, उसको राजनीतिक पार्टियों के और लोगों के समक्ष रखना जरूरी है। कश्मीर के इस हालात को ठीक करना इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन लोग मानते हैं इस समस्या के लिए बीजेपी और पीडीपी का बेमेल गठबंधन जिम्मेदार है, क्योंकि बीजेपी के सोचने का तरीका अलग है और मुख्यमंत्री महबूबा के काम करने का अंदाज एकदम अलग। श्रीनगर से इद्रीश लोन के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और आइए अब आपको बताते हैं कैशलेस का कृष्ण सुदामा कनेक्शन। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ अपने ही अंदाज में कैशलेस का नया फॉर्मूला बताते नजर आए। लखनऊ में राष्ट्रीय पंचायत दिवस सम्मेलन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने यूपी की जनता से सुविधा के बदले सहयोग की मांग की। ना रहेगा कैश, ना होगा भ्रष्टाचार, ये मंत्र है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। लखनऊ में पंचायत दिवस सम्मेलन के दौरान सीएम योगी ने पंचायतों को कैशलेस बनाने का मंत्र दिया। अपने ही अंदाज में योगी ने इसे कृष्ण सुदामा की परंपरा से भी जोड़ दिया। जब सुदामा वापस अपने घर पहुंचते तो पहचान नहीं पाए, क्योंकि वहां क्या तो परिदृश्य बदला हुआ था। जहां उनकी झोपड़ी थी वहां एक बड़ा राजमहल था, वहां उनकी पूरी सारी सुख सुविधाएं थी, सब कुछ उनके पास आ चुका था। मुझे लगता है कि आप सोचिए, आज से 5000 वर्ष पहले भगवान कृष्ण ने सुदामा के प्रति यह व्यवहार किया था, कैशलेस ट्रांजैक्शन का यह परंपरा। कहते हैं बातें धर्म से जुड़ जाएं
तो वो आसानी से लोगों के दिल में घर कर लेती हैं। सो योगी भी गाँव को कैशलेस करने के लिए कृष्ण सुदामा का जिक्र करते दिखे और फिर फौरन नो कैश का फायदा भी बता गए। जब आप इसको करना प्रारंभ करेंगे, आप देखेंगे कि लोग आपसे घूस मांगना बंद कर देंगे। क्योंकि आप अगर कोई मांगेगा तो उससे कहना भी मेरे पास तो कार्ड है, ये फोन है, फोन से मैं आपके खाते में डाल देता हूं, बोलिए। अगर वो तैयार है तो तब तो फिर वो जेल जाने के लिए भी तैयार होगा। अब कुछ पाना है तो कुछ देना भी होगा। भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए तो कैशलेस होना होगा। लेकिन योगी का मंत्र सिर्फ इतना ही नहीं था। लखनऊ में योगी ने स्वच्छता की अपील दोहराई तो गाँव को 24 घंटे की बिजली का भी मंत्र दिया। अगर 24 घंटे बिजली चाहते हैं तो बिजली चोरी मत कीजिए। सभी जिलों को एक समान बिजली मिलेगी। गरीबी रेखा से नीचे वालों को मुफ्त कनेक्शन मिलेगा। ट्रांसफार्मर्स के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी होंगे। आदर्श गांव को यूपी सरकार सम्मानित करेगी। सुविधा अगर चाह रहे हैं तो सुविधा के साथ साथ सहयोग भी तो आपको देना होगा। और सहयोग हम यही चाहेंगे कि 18 घंटे बिजली की अभी हम लोगों ने व्यवस्था की। अगर 24 घंटे बिजली चाहेंगे, जहां लाइन लॉस के नाम पर चोरी सबसे कम होगी, जहां चोरी नहीं होगी, वहां 24 घंटे की ग्रामीण क्षेत्र में हम बिजली 18 में कर देंगे। मकसद और नीति दोनों ही साफ है, पर सवाल लागू करने को लेकर है। कैशलेस इंडिया की बात पीएम भी कर रहे हैं और सीएम योगी भी। लेकिन क्या इंडिया कैशलेस होने को तैयार है? टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात 3 तलाक की, जिसने एक बार फिर कर दी जिंदगी तार-तार। क्या आप यकीन करेंगे कि बेटी हुई और शौहर ने तलाक दे दिया? उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक ऐसी ही दर्दनाक घटना सामने आई है। पीड़ित एक नेशनल प्लेयर रह चुकी है और अब इंसाफ के लिए सीएम योगी और पीएम मोदी से लगातार गुहार लगा रही है। तो दूसरी ओर हैदराबाद में भी देश की एक बेटी व्हाट्सएप पर मिले तलाक का दर्द झेल रही है। देश की 2 बेटियां सिसक रही हैं। वैसे तो इनमें कोई रिश्ता नहीं, लेकिन जिंदगी ने एक गहरा रिश्ता बना दिया है। रिश्ता दर्द का, रिश्ता 3 तलाक के दंश का। सबसे पहले सुनिए अमरोहा की शुमाइला का दर्द। सबसे पहले तो मुझसे पैसों के लिए डिमांड करते रहे शुरू से ही। उसके बाद इन लोगों को पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो इन्होंने मेरा लिंग परीक्षण कराया, जिसमें इनको पता चल गया कि बेटी है। बेटी मेरे मैके में पैदा हुई मुरादाबाद में। उसके बाद इन लोगों ने बेटा ना पैदा करने की वजह से मुझे तलाक दे दी। सुनकर यकीन नहीं आता, लेकिन ये सच है। 3 तलाक ने एक और घर उजाड़ दिया है। शुमाइला ने जिंदगी में कई खेलों में अपना परचम लहराया, कई मेडल जीते, कई खिताब जीते, लेकिन 3 तलाक से जंग हार गए। और अब उत्तर प्रदेश के अमरोहा में अपनी बेटी के साथ शुमाइला इंसाफ की गुहार लगा रही हैं। जो लोग इस तरह का तलाक का मिसयूज कर रहे हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और हम जैसी लड़कियों के साथ इंसाफ होना चाहिए। उनको इस काबिल कर दे कि वो नौकरी दे दे उनको, ताकि वो अपने बच्चों का भरण पोषण कर सके, उनको अच्छी तालीम दे सके। हैदराबाद की इस बेटी का दर्द भी अलग नहीं है। माता पिता ने बड़े अरमानों के साथ बेटी का निकाह करवाया। लड़का दुबई का रहने वाला था, लेकिन शादी की खुशियों में आग लगते देर न लगी। जो हमारी बहन सिस्टर की शादी हुई थी, मेरी और मेरी सिस्टर की एक ही दिन पे हुई थी। उनके बड़े भाई से हुई थी, हमारे हस्बैंड की, मेरी छोटी से हुई थी। तो हमारे बहन के हस्बैंड जो उनको चाहते थे और उनको सेफ रख लिए, तो उनको लेके चले गए दुबई। मेरे हस्बैंड मेरे को ला के इधर दरबार में रखे और हमारे सास भी मेरे को भेज दिए, बोले कि दरबार में बच्चे पैदा करना। दरबार में ला के मेरे को उनके हवाले कर दिए थे, उन्होंने सब मिले हुए थे। और जो आदिल अली खान है, उन्होंने बड़े बन के शादी करे, मतलब बाप दाखिल बन के शादी करे, मगर ऐसा लग रहा था कि उन लोग बताए एक को और चाह रहे कुछ और थे मेरे साथ। जैसे तैसे पीड़ित ने ये दर्द अपने घर वालों को बता दिया और पिता उसे लेकर वापस चले आए तो पीड़ित को 3 तलाक दे दिया। जब उस चीज़ के लिए मैं राज़ी नहीं हुआ तो मेरे को 6-7 दिन कमरे में बंद करके बगैर खाना दिए मैं इतना मारे, उल्टा लेटा के पैरा हाथा बंद करके इतना मारे और बाला पकड़ के ऐसा लटकाए मेरे को ऊपर और नीचे गिरा के मारे, जिससे मेरे पैर के लिगामेंट्स टूट गए। मेरे फेस पे हाथा पैरा बंद करके फेस पे मारे, जिससे मेरे को सांस लेने नहीं आ रहा था। चीख मारो दुवित इतनी तकलीफ़ की निकल रही थी, तो मैं कुछ बोल नहीं सके, सिर्फ रो सक रहा था। पहले जख्म और अब 3 तलाक। हैदराबाद की ये बेटी भी अब इंसाफ की गुहार लगा रही है। टीम न्यूज़ नेशन।
और अब बात गौ तस्करी रोकने के लिए मोदी सरकार के नए आइडिया की। सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दिया है उसके मुताबिक गाय और गौवंश का आधार कार्ड जारी करने की योजना बनाई जा रही है। आपका कार्ड बनाओ या नहीं, गाय का जरूर बनेगा। देश में अब तक राज्य स्तर पर ही पशुगणना होती रही है, लेकिन अब केंद्र सरकार चाहती है कि लोगों की तरह गाय और गौवंश को भी आधार नंबर की तरह एक यूआईडी नंबर जारी किया जाए, जिससे गौ तस्करी पर रोक लग सके। दरअसल गायों की सुरक्षा के लिए मोदी सरकार ने एक कमेटी का गठन किया था, जिसने गायों के लिए यूनिक नंबर की सिफारिश सुप्रीम कोर्ट में पेश की। हर गाय और गौवंश के लिए यूआईडी नंबर अनिवार्य हो ताकि उनको ट्रैक किए जाने में आसानी हो। यूआईडी नंबर में गाय की उम्र, लोकेशन, रंग, ब्रीड, हाइट और जानवरों पर मौजूद खास निशान की जानकारी होनी चाहिए। आम लोगों से सहायता लेने के लिए टोल फ्री नंबर जारी करना चाहिए। इसके अलावा रिपोर्ट में इस बात की भी सिफारिश की गई है कि आवारा पशुओं के लिए शेल्टर होम जरूर होना चाहिए और इसकी व्यवस्था राज्य सरकार को करनी चाहिए। भारत बांग्लादेश सीमा के पास पशुओं की तस्करी को रोकने के लिए दायर याचिका के जवाब में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये हलफनामा दाखिल किया है। इस हलफनामे में केंद्र सरकार ने अपने द्वारा नियुक्त की गई एक्सपर्ट कमेटी की उन तमाम सिफारिशों का जिक्र किया है जिनके जरिए पशुओं की तस्करी पर लगाम कसी जा सके। गौवंश की सुरक्षा के लिए कमेटी की इस रिपोर्ट पर राजनीति शुरू हो गई है। 30% 5 साल के बच्चे स्टंटेड है, 22% वेस्टेड हो जाते, 34% जो है वो बिल्कुल अंडरवेट है। इनके ऊपर फोकस कब होगा? गाय के मुद्दे पर देश में बयानबाजी का शगल पुराना है, लेकिन फिलहाल कमेटी की इस रिपोर्ट ने गौरक्षा के मुद्दे पर एक नई बहस छेड़ दी है। अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो ये थी देश और दुनिया की हर बड़ी खबर और पहलू के साथ नेशन व्यू में। आज के लिए इतना ही।